हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ आज, जिसमें कि बहुत ही यूजफुल एमसीक्यूज़ आपको देखने मिलेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अपनी स्टडी के साथ साथ, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1, द पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लेबर के फर्स्ट स्टेज का एक पार्ट है। जब फर्स्ट स्टेज लेबर की होती है फीमेल में, प्रीमी ग्रेविडा में अप्रोक्स 12 आवर की ये स्टेज रहती है, जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी कभी पीक पर जाती है, हाई होती है, कभी लो होती है। इस तरह से एक रिदमिक इंटरवल में ये कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। तो किस समय पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अपनी पीक पर होते हैं और उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस क्वेश्चन का यह यहाँ पर पूछने का मतलब है। तो ऑप्शन में है डिसेलरेशन, एसिलरेशन, एक्मे और एक्जियोम। तो देखिए, एसिलरेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन का धीरे धीरे बढ़ना, डिसेलरेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन का धीरे धीरे कम होना। और जब कॉन्ट्रैक्शन अपने पीक पर पहुंच जाते हैं, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होते हैं, तब उस कंडीशन को हम एक्मे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो एक्मे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी, एक्जियोम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी थिंग जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, इंडिविजुअल्स उसको सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, दैट इज एक्जियोम। तो इसका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स असेस इन अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एब्रप्सियो प्लेसेंटा। एक नर्स एब्रप्सियो प्लेसेंटा के क्लाइंट को असेस करती है तो उसको क्या फीचर्स दिखाई देंगे। ऑप्शन में है पाल्पेबल फीटल आउटलाइन, ऑप्शन नंबर बी है ब्राइट रेड पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर एब्डोमन, नेक्स्ट कंसील्ड और एक्सटर्नल डार्क रेड ब्लीडिंग। तो देखिए, पाल्पेबल फीटल आउटलाइन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये एक अलग कंडीशन है। ब्राइट रेड पेलनेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ये जो है ये प्लेसेंटा प्रीविया में देखने में मिल सकती है, जो कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। और सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर एब्डोमन, ये भी नहीं होगा। देखिए, कंसील्ड और एक्सटर्नल डार्क रेड ब्लीडिंग, ये फीचर होगा आपके एब्रप्सियो प्लेसेंटा का। एब्रप्सियो प्लेसेंटा का मतलब होता है कि प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाना यूट्राइन बॉल से। तो ऐसी सिचुएशन में रेड डार्क ब्लीडिंग होती है और जो कि पेनफुल होती है। तो बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। तो ऐसी कौन सी कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी स्ट्रेंथनिंग मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के लिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है करतार सिंह कमेटी, नेक्स्ट श्रीवास्तव कमेटी, जंगलवाला कमेटी एंड भूर कमेटी। तो देखिए, ये सारी कमेटी जो हैं ये कम्युनिटी के अंदर हम इनको पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इनको अच्छे से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, करतार सिंह कमेटी जो है 1973 में आई थी। और इसका जो मेन पर्पस था, इसका जो मेन फंक्शन था, उसने किया था कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो है इन्हीं की देन थी। तो ये इसके लिए जाने भी जाते हैं, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कमेटी के नाम से भी आ जाता है क्वेश्चन। अगला है श्रीवास्तव कमेटी। तो श्रीवास्तव कमेटी आई थी 1975 में ये आई थी और इसने मेन फोकस किया था स्ट्रेंथनिंग मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर पे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट है जंगलवाला कमेटी। इसको इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस कमेटी भी कहते हैं। इसने हेल्थ सर्विसेज का इंटीग्रेशन किया था और ये 1967 में आई थी, 1967 में। नेक्स्ट है वोर कमेटी। ये सबसे पहले जो कमेटी आई थी और इसने रिपोर्ट सबमिट की वो वोर कमेटी ही थी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं। 1943 में आई थी और इसने अपनी 43 एंड रिपोर्ट सबमिट की थी इसने 46 में। तो दोनों से ही क्वेश्चन बन जाता है। और वोर कमेटी का दूसरा जो नाम है वो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो ये कमेटी आप लोग देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, इनमें से कौन सा नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड का एक एग्जाम्पल है? हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पीरियड, नेक्स्ट नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी टाइम, नेक्स्ट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पर्टिकुलर डेज व्हेन वुमन इज़ फर्टाइल। देखिए, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पीरियड, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो फैमिली प्लानिंग के अंडर आएगा वो, तो ये गलत होगा ऑप्शन यहाँ पर कि कभी भी करेंगे तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। नेक्स्ट, नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी टाइम, इसका मतलब टोटल एब्सटिनेंस होता है, ये भी गलत है। अगला है हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो देखिए किसी भी सेप्टिव्स जो हैं वो मैन मेड होते हैं और उनके थ्रू उनकी हेल्प से अगर हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आपके नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पर्टिकुलर डेज व्हेन वुमन इज़ फर्टाइल। ऐसे दिन जिसमें वुमन फर्टाइल नहीं है, तो ऐसे समय पे अगर सेक्स करेंगे या सेक्सुअल इंटरकोर्स हम करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और इसको हम रिदमिक या फिर कैलेंडर मेथड भी इसी को बोलते हैं। जैसे कि जो ओव्यूलेशन है उससे कुछ समय पहले तक और उसके कुछ समय बाद तक, दैट मीन्स कि 14th डे ओव्यूलेशन होता है तो 5-6 दिन उससे बाद में और उससे 5-6 दिन पहले, ये जो पीरियड है वो फर्टाइल पीरियड में आ जाता है और इस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। रिमेनिंग जो स्टार्टिंग का मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है और लास्ट का मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है, उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सेफ रहता है, जो कि फर्टाइल टाइम वो फीमेल का नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज जी स्टैंड फॉर गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना में जी जो है किसके लिए स्टैंड करेगा, इनमें से ऑप्शन है गाल्वेनिसिंग, ग्लोबल, गवर्नमेंट एंड ग्रॉस। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो गोवर्धन योजना है ये 2018 में सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी और इसका मेन पर्पस था कि पशुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, पत्तियां हैं गांव में, रूरल एरिया में, और जो अन्य कचड़े हैं उनका कंपोस्ट बनाना, बायोगैस बनाना और सीएनजी में उनको बदलने की प्रक्रिया थी, जो गोवर्धन योजना के तहत ये आई थी। तो इसका जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ। जी फॉर यहाँ पे होता है गाल्वेनिसिंग, और ओ फॉर ऑर्गेनिक होगा, बी फॉर बायो होगा, ए फॉर एग्रो होगा एंड आर फॉर रिसोर्स होगा। तो ये इसका फुल फॉर्म होगा, आप देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म भी है गाल्वेनिसिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन योजना, जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी। और जी जो स्टैंड करेगा वो गाल्वेनिसिंग के लिए स्टैंड करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंटीडोट फॉर हेपेरिन। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? देखिए एंटीडोट से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो विटामिन के, एमिनो कैप्रोइक एसिड, प्रोटामाइन सल्फेट एंड एमनियोडेरॉन, ये जो चार हैं ड्रग्स, इनमें से हेपेरिन का एंटीडोट कौन सा है? तो देखिए विटामिन के वारफेरिन का एंटीडोट होता है। ओके, जो नेक्स्ट है आपका एमिनो कैप्रोइक एसिड, ये एक एंटी फाइब्रोलाइटिक एजेंट है जो कि सीरियस ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोटामाइन सल्फेट, ये हेपेरिन का एंटीडोट होता है और ये यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी एमनियोडेरोन, ये एक सीरियस हार्ट प्रॉब्लम में दी जाने वाली मेडिसिन है। जब हार्ट प्रॉब्लम में कोई और दवा काम नहीं करती है तो फिर एमनियोडेरोन दी जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज़ एंटीडोट ऑफ हेपेरिन इज़ दी प्रोटामाइन सल्फेट। बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इज। सोडियम का नॉर्मल सीरम लेवल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें 145 to 155 मिली इक्वल पर लीटर, 135 to 145 मिली इक्वल पर लीटर, 3.5 to 5.2 मिली इक्वल पर लीटर, 9 to 11 मिली इक्वल पर लीटर। ओके, तो इसके जो ऑप्शन हैं उसके बेस्ड ऑन ऑप्शन यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, 135 से 145 मिली इक्वल पर लीटर। ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, सीरम के सोडियम लेवल को इंडिकेट करता है, नॉर्मल को। ओके, एंड जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा है ये
3.5 टू 5.2 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो होता है ये आपके पोटेशियम के लिए हो जाएगा। पोटेशियम का ये नॉर्मल लेवल होता है सीरम में। और 9 to 11 mg/dl, ये अगर mg/dl यहाँ पर होगा तो ये कैल्शियम के लिए ये नॉर्मल सीरम लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन दी ऑप्शन जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट इज़ दी ऑप्शन नंबर बी, 135 से 145 जो सीरम का सोडियम लेवल है ये होता है। अगला क्वेश्चन, स्टिफनेस अकर्स इन द बॉडी आफ्टर डेथ इज नोन एज। देखिए केयर ऑफ डाइंग पर्सन हमने देखा है, पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर में, फंडामेंटल का क्वेश्चन है। तो डाइंग पर्सन की केयर किस तरह से की जाती है, तो स्टिफनेस अगर बॉडी में आफ्टर डेथ हो रही है तो वो किस टर्म को इंडिकेट करेगी। तो देखिए सबसे पहले अल्गार मोर्टिस, अगला ऑप्शन है लिबर मोर्टिस, नेक्स्ट राइगर मोर्टिस एंड टार्डियो स्पॉट्स। तो देखिए अल्गार मोर्टिस जो है यहाँ पर, तो अल्गार मोर्टिस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि टेम्परेचर चेंज हो जाना बॉडी का, दैट इज़ द अल्गार मोर्टिस। लिबर मोर्टिस का मतलब होता है कि बॉडी का कलर चेंज हो जाना। ओके, एंड राइगर मोर्टिस है, इसका मतलब होता है बॉडी का स्टिफनेस हो जाना। जैसे ही पर्सन की डेथ होती है, डेथ होने के बाद बॉडी में जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाती है, जकड़न आना स्टार्ट हो जाएगी। और जो मसल में जकड़न और या स्टिफनेस स्टार्ट होती है ये आईलिड की मसल से सबसे पहले होती है। इसलिए जब भी किसी की डेथ होती है तो उसकी आईलिड को सबसे पहले, उसकी पलकों को बंद किया जाता है, आँखों को, तो वहाँ से ही स्टिफनेस होना सबसे पहले स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ राइगर मोर्टिस। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडियल रेशियो ऑफ नर्स पेशेंट इन आईसीयू। आईसीयू में नर्स पेशेंट का आइडियल रेशियो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1 जो है रेशियो आईसीयू में नर्स पेशेंट का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुशिंग सिंड्रोम विल प्रोड्यूस इंक्रीज। कुशिंग सिंड्रोम जो है उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा इंक्रीज प्रोडक्शन होगा इनमें से, तो यूरिन आउटपुट, सीरम पोटेशियम, ग्लूकोज लेवल, इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखिए कुशिंग सिंड्रोम में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल है वो बढ़ने लगता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को ही हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, कॉर्टिसोल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दैट इज़ कॉर्टिकॉइड हार्मोन, ग्लूकोज लेवल, और ये इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं कॉर्टिसोल को। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड। जो हमारे फोर हैंड होता है, फोर आर्म है, इसमें जो रेडियल बोन है उसके डिस्टल पार्ट में, मीन्स हमारे रिस्ट की तरफ में अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो उस फ्रैक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, दैट इज़ कॉलिज फ्रैक्चर। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो कॉलिज फ्रैक्चर उस फ्रैक्चर को हम बोलते हैं जो डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लो और एब्सेंट ग्लूकोज इन सीएसएफ। इनमें से किस कंडीशन में जो ग्लूकोज लेवल है सीएसएफ के अंदर वो लो या फिर एब्सेंट होगा, तो ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ब्रेन एब्सेस और इंसेफ्लाइटिस। देखिए बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन ये दोनों ही मेनिंजाइटिस में होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस टाइम पर जो सीएसएफ की जब हम लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो ग्लूकोज लेवल है हमें एकदम लो या फिर एब्सेंट दिखाई देता है, तो जो इंडिकेट करेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ब्रेन के अंदर। तो दिस इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन भी होता है, ब्रेन एब्सेस इज द पस फॉर्मेशन इन द ब्रेन, इंसेफ्लाइटिस इज द इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वार्म ड्राई पिंक स्किन इज सीन इन। देखिए ये सिचुएशंस दी गई हैं कुछ, इसमें कि हाइपोवॉलेमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। देखिए शॉक एक ऐसी सिचुएशन है, इसका मतलब है कि पर्टिकुलर बॉडी में जो ब्लड का परफ्यूजन है, ब्लड की सप्लाई है उसका स्लो हो जाना एकदम। तो ऐसी सिचुएशन शॉक कहलाती है। वो हाइपोवॉलेमिया की वजह से भी हो सकती है, कार्डियोजेनिक भी हो सकती है, एनाफाइलेक्टिक भी हो सकती है और न्यूरोजेनिक भी हो सकती है। तो इन सारे शॉक में जो सिचुएशन दी गई है, कौन सा ऐसा शॉक है जिसमें कि हमें वार्म, ड्राई और पिंक स्किन दिखाई देगी। तो देखिए ये वार्म ड्राई ऑलमोस्ट सारे सब में दिखाई देती है, लेकिन जो पिंक स्किन है वो ओनली एनाफाइलेक्टिक शॉक में हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है एनाफाइलेक्टिक शॉक राइट आंसर होगा। अदरवाइज जितने भी सारे शॉक हैं उनमें हमें पिंक स्किन की जगह ब्लूइश स्किन दिखाई देगी। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एनाफाइलेक्टिक शॉक में हमें वार्म, ड्राई और पिंक स्किन दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, लोगन वो इज़ यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर सर्जिकल रिपेयर। जो लोगन वो है इनमें से पोस्ट ऑपरेटिवली
कौन से सर्जिकल प्रोसीजर में हमें यूज करते हैं? ऑप्शन है क्लेफ्ट लिप और पैलेट, इसोफेजियल एट्रेसिया, इंग्वाइनल हर्निया, हाइटल हर्निया। तो देखिए क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है तो बच्चों में किया जाता है ये सर्जरी, और स्पेशली जो चीलोप्लास्टिक जिसको हम कहते हैं, चीलोप्लास्टी के बाद एक डिवाइस यूज की जाती है, इसको लोगन वो बोलते हैं, और इस डिवाइस का मेन पर्पज़ होता है टू अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेन आफ्टर सर्जरी। जो मसल है उस पर एक्सेसिव स्ट्रेन ना पड़े, इसको प्रिवेंट करने के लिए लोगन वो का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्लेफ्ट लिप और पैलेट होगा। इसोफेजियल एट्रेसिया का मतलब हुआ यहाँ पर कि इसोफेगस में ओपनिंग का ना होना। इंग्वाइनल हर्निया का हुआ कि जो इंग्वाइनल रीजन में प्रोट्रूजन हो जाना अदर ऑर्गन्स का। नेक्स्ट हाइटल हर्निया का मतलब हुआ कि जो स्टमक का जो पार्ट है वो इसोफेगस में प्रोट्रूजन उसका हो जाना, दैट इज़ हाइटल हर्निया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओमेगा साइन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ओमेगा साइन इनमें से किस कंडीशन में दिखाई देंगे? एनजीएस पेशेंट में दिखाई देंगे, डिल्यूडेड पेशेंट में दिखाई देंगे, डिप्रेस्ड पेशेंट में होंगे, नेगेटिविस्टिक पेशेंट में होंगे। तो देखिए ओमेगा साइन हमें डिप्रेस्ड पेशेंट में दिखाई देता है, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी रीमा इज एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड, रिफ्यूज टू ईट ब्रेकफास्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट बाई स्टेटिंग दैट द फूड इज पॉइजनड, दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए रीमा एक साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है और वो ब्रेकफास्ट लेने से इनकार कर रही है और बोल रही है कि इसमें फूड में पॉइजन है, खाने से उसको मना कर रही है। ये उसका रीमा का जो रिस्पॉन्स है किस चीज़ का एग्जाम्पल है इनमें से? तो ऑप्शन है हेलुजिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन और एम्पैथी। देखिए हेलुजिनेशन और इल्यूजन मैंने शायद आपको कल बताए थे, ये दोनों जो कंडीशन है वो परसेप्चुअल डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। हेलुजिनेशन में स्टिमुलाई एब्सेंट होता है, रॉन्ग परसीव करता है पर्सन उसमें बिना स्टिमुलाई के, और इल्यूजन में स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है और स्टिमुलाई को गलत परसीव करता है, जैसे कि रस्सी को सांप समझना। हेलुजिनेशन का मतलब जैसे कि घुंघरुओं की आवाज़ आना या फिर कुछ और सुनाई देना या दिखाई देना। तो ये सिचुएशन एक परसेप्चुअल सिचुएशन में आती है, परसेप्चुअल डिसऑर्डर में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी जो है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स फॉल्स बिलीफ। ओके, फिक्स फॉल्स बिलीफ का मतलब जो रीमा है उसने अपने अंदर थॉट प्रिजर्व कर लिया है, अपने अंदर जो बिलीव है वो फॉल्स बिलीफ फिक्स कर लिया है कि मुझे कोई मारना चाहता है और मेरे खाने में किसी ने जहर मिला दिया है। तो दैट इज सिचुएशन इज कॉल्ड डिल्यूजन। डिल्यूजन यहाँ पे राइट आंसर होगा। लास्ट एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है दया भाव, तो यहाँ पर ये उसको इंडिकेट नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्रोनोथेरेपी इज। क्रोनोथेरेपी क्या है? तो देखिए क्रोनोथेरेपी का मतलब होता है कि सर्केडियन रिदम जो है उसको रिस्टोर करना, जो पर्सन है उसके सर्केडियन रिदम को स्लीप साइकिल जो है उसको रिस्टोर करना, दैट इज़ क्रोनोथेरेपी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रोनोथेरेपी का मतलब होता है पेशेंट के स्लीप साइकिल को रिस्टोर करना, मैनिपुलेटिंग पेशेंट स्लीप शेड्यूल, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, बेस्ट प्रोफाइलैक्सिस फॉर फेब्राइल सीजर। देखिए फेब्राइल सीजर का मतलब होता है कि फीवर विथ सीजर, सीजर के साथ फीवर आ जाना। तो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट पूछा है यहाँ पर। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन के होने से पहले ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट के तौर पे कोई दवा दे देना। जैसे बच्चों में टीकाकरण किया जाता है, बीमारी होने से पहले ही हम टीकाकरण करते हैं जिससे बीमारी ना हो। तो जैसे विटामिन ए का डोज दिया जाता है बच्चों में प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे, बीमारी होने से पहले ट्रीटमेंट या उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेना प्रोफाइलैक्सिस कहलाता है। तो ऑप्शन में देखिए एसिटामिनोफिन, ये पीसीएम को ही या पैरासीटामोल को एसिटामिनोफिन बोलते हैं, जो कि फीवर के लिए काम में ली जाती है। देखो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन एक सीजर और एंटी एंजाइटी ड्रग होती है। नेक्स्ट फिनिटोइन, फिनिटोइन भी एंटी सीजर ड्रग होती है, और डाइजीपाम एक सेडेटिव्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर डाइजीपाम राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रोफाइलैक्सिस के लिए डाइजीपाम देंगे, यहाँ पर सीजर आए नहीं है। सीजर आने से पहले प्रोफाइलैक्सिस में क्या देना है, तो बच्चे को डाइजीपाम का डोज दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सेशन। आई होप आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच।